begins to decrease on further cooling, that is, it is maximum at 4 degrees centigrade. Please stop. Though hydrogen bonds are present in water at every temperature, but the mobility of its molecules decrease below 4 degrees centigrade. In order to form strong hydrogen bond, each oxygen atom is surrounded by 4 other oxygen atoms tetrahedrally in such a way that one hydrogen atom lies between them. Please stop. However, two hydrogen atom are covalently bonded to the oxygen atom and are near than the two hydrogen atom which are linked it by hydrogen bond. As a result, a large empty space is left between the molecule, which increase the volume of ice. This is why ice, despite in solid state, is higher and float over water. ठीक है, सिंपल सी भाषा में मैं क्या कह सकता हूँ कि जो तुम्हारे पास में आइस होती है उसमें एक ऑक्सीजन जो एटम है उसके सराउंडेड क्या है, एक ऑक्सीजन एटम उसके सराउंडेड 4 हाइड्रोजन एटम and 2 hydrogen atom for covalent bond with oxygen and 2 hydrogen form hydrogen bonding with oxygen. So large space will be found in ice. अब सॉलिड फॉर्म जरूर है लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या है भैया तुम्हारे पास में ज़्यादा, ये सॉरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, आइस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, सामान्यतः किसी द्रव को ठंडा करने पर उसका आयतन उसका घनत्व बढ़ता है क्योंकि ताप कम करने पर उसमें गतिशीलता भी कम हो जाती है जिससे अणु पास पास आ जाते हैं, लेकिन जल को ठंडा करने पर उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तथा इसके बाद कम होने लगता है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का घनत्व अधिकतम होता है। वैसे तो जल में हाइड्रोजन बंध हर ताप पर उपस्थित होते हैं लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आने पर अणुओं की गतिशीलता इतनी घट जाती है कि प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए प्रत्येक जल अणु को अन्य 4 जल अणु चतुष्फल के रूप से इस प्रकार घेरे रहते हैं जिनमें से 2 अणु केंद्रीय जल अणु के हाइड्रोजन परमाणु के माध्यम से तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से बंधित होते हैं। फलतः केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु से 2 सहसंयोजक बंधों से बंधित हैं। हाइड्रोजन परमाणु निकट शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। फलतः अणुओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान बचा रहता है जिससे बर्फ ठोस होते हुए भी जल पर से हल्की होती है। पूछ लिया जाए भैया हल्की क्यों होती है, ये क्यों फ्लोट करती है, तो इसका रीजन ये बता देना। इसका स्ट्रक्चर देखना, आइस के स्ट्रक्चर, आइस के स्ट्रक्चर देखना भाई। ये तुम्हारे पास में सपोज दैट ये कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन।
एक ऑक्सीजन से 2 कोवलेंट बॉन्ड बन चुके हैं। बना लीजिए, आइस के अंदर ये बॉन्डिंग बना लीजिए आप फटाफट। चलिए आगे नेक्स्ट मेंशन करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरल हाइड्रेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरल हाइड्रेट या स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट एंड नीन हाइड्रेट, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट एंड नीन हाइड्रेट। और इसमें मेंशन करना भैया, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं और क्लोरल हाइड्रेट एंड नीन हाइड्रेट में स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लिखिए when more than 1 OH group are bonded, 1 OH group are bonded to the same carbon atom, the compound is unstable, but chloral hydrate and नीन hydrine is stable due to the intramolecular hydrogen bonding, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होने पर यौगिक अस्थायी होता है, परंतु क्लोरल हाइड्रेट व नीन हाइड्रीन
में एक कार्बन पर दो OH ग्रुप उपस्थित होने पर भी, दो OH ग्रुप उपस्थित होने पर भी वह स्थायी होता है, क्योंकि उनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले मेंशन की क्लोरल हाइड्राइड। क्लोरल हाइड्रेट फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है मतलब CCl3 CH OH और OH, ये है भैया। क्यों स्टेबल होगा देखना भैया इसको। ये बना लिया वो समझे। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सी हो गई? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये स्टेबल है भैया, मेंशन कर लेना भैया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नीन हाइड्रीन क्या होती है देखना, नीन हाइड्रीन नीन हाइड्रीन ये है भैया। ये नीन हाइड्रीन है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं कैसे। बना लो। और इसी के साथ में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट है इसी के साथ में भाई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बना लिया यहाँ तक का। अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेंशन कीजिए वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डेर वाल बंद लिखना भैया इसके अंदर। द वीक, फिर समझाता हूँ। द वीक अट्रैक्शन फोर्स, द वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड आयन and atoms are called van der Waal force, and the distance between their nuclei is called van der Waal distance। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। अबंधित आयनों तथा परमाणुओं के मध्य पारस्परिक क्रिया द्वारा उत्पन्न दुर्बल आकर्षी बलों को वान डेर वाल बल तथा इनके नाभिकों की बीच की दूरी को वान डेर वाल दूरी कहते हैं। चले भी नेक्स्ट लिखना। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वान डेर वाल बंधों को निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया है। निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया है। देखो कौन सी है। फर्स्ट है तुम्हारे पास में, फर्स्ट मेंशन करना आयन डाइपोल। फर्स्ट मेंशन करना आयन डाइपोल। सेकंड मेंशन करना डाइपोल आयन द्विध्रुव।
वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डायपोल डायपोल वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड है आयन इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे बोलेंगे धीदूर धीदूर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, धीदूर धीदूर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे बोलेंगे आयन धीदूर, आयन धीदूर, आयन प्रेरित धीदूर, आयन प्रेरित धीदूर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे बोलेंगे धीदूर प्रेरित धीदूर, धीदूर प्रेरित धीदूर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई बात समझ? चले अपन आगे। अरे 555 एक लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, लंदन बल। 1 बाय 1 देखेंगे अपन। फर्स्ट मेंशन कीजिए आयन डायपोल, आयन डायपोल वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट मेंशन कीजिए आयन डायपोल वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसमें लिखना है, डेफिनेशन लिखना, बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड इन बिटवीन, बॉन्ड इन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। अब आप लोगों को डायपोल मोमेंट पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बोला था पोलर एंड नॉन पोलर। बॉन्ड इन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल हिंदी मीडियम वाले बच्चे में लिखना, आयन तथा ध्रुवीय अणुओं के मध्य, ध्रुवीय अणुओं के मध्य आयन धीदूर वान डर वाल, आयन धीदूर वान डर वाल बंद उपस्थित होते हैं, बंद उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल देखो भैया, ये तुम्हारे पास में आयन एक तो आयन, और तुम्हारे पास में कौन होंगे, पोलर मॉलिक्यूल,
आई बात समझ में? आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, ये आयन क्या हो सकते हैं भाई? जैसे तुम्हारे पास में हो गया Na+ हो गया, K+ हो गया, ये तो आयन हो गए। पोलर मॉलिक्यूल कौन हो गया? जैसे H2 हो गया, NH3 हो गया, ये कौन हो गए? पोलर मॉलिक्यूल। तो बना लीजिए, डेफिनेशन मैंने बना ली, इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। अब देखना, ये जो आयन है ना, इस आयन को भाई मैंने ऐसे मेंशन कर लिया, सपोज दैट ये तुम्हारे पास में आयन है, आई बात समझ? ये आयन है अपने पास में, यस या नो? ये तुम्हारे पास में आयन है, ओनली और ओनली कौन प्रेजेंट है? आयन। अब इसका इंट्रैक्शन हुआ किससे? पोलर से। अब मैंने एक बात को समझना, जैसे तुम्हारे पास में है ना पोलर, पोलर जो है, या एक सेकंड भाई, इसका डायग्राम तो ऐसे बना लीजिए, जैसे ये तुम्हारे पास में कौन है? Na+, है बस समझ? इस Na+ और जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में ये जो इंट्रैक्शन होगा ना, अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? एक तो तुम्हारे पास में यहाँ नेगेटिव पोल होगा और एक इसके पास में पॉजिटिव पोल होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है बात समझ? तो जब इनका इंट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे के पास में आएंगे, तो देखना यहाँ पर क्या भाई? ये Na+, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इनमें जो ये इंट्रैक्शन होगा ना, यही तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बनाइए एक बार, सेकंड मेंशन करना, डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड मेंशन करना, डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दी दूर वान डेर वाल बंद। और इसमें लिखना, बॉन्ड बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, बॉन्ड बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, बॉन्ड बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे HCl हुआ, HCl HF, HCl HF, H2O H2O NF3। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य
दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य उपस्थित बंध को धीदूर वान डेर वाल बंध कहते हैं। अब देखना भाई कि एग्जाम्पल तो आपने HF वगैरह ले लिया। अब हम ये कह दें कि तुम्हारे पास में बात को समझना, जैसे हमने इसका पोल बना दिया भाई। पोल कैसे भाई, एक तो यार ये मार्कर है ना, भाई जैसे तुम्हारे पास में क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें इन पोल के बीच में क्या हो जाए, ठीक है भाई। तो एक्चुअलिटी में यदि इनमें अट्रैक्शन होगा ना तो कैसे होगा देखना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अपोजिट पोल के बीच में ही ये अट्रैक्शन होगा भाई। कैसे होगा, ये जो तुम्हारे पास में ये अट्रैक्शन मिल रहा है ना, यही वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो है इसे बोलते हैं वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बना लीजिए भैया। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन करना आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल लिखना। बॉन्डिंग बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। आयन तथा अध्रुवीय अणुओं के मध्य उपस्थित बंध को आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बंध कहते हैं। आयन या आयन प्रेरित बंध कहते हैं। देखो भाई कैसे, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसके लिए। भाई आपने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए Na+ ले लिया, एंड Na+ के साथ में फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, जैसे CO2 ले लिया। CO2 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होता है। कैसे ना, तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपने ले लिए। अब मान लीजिए ये जो तुम्हारे पास में है, जिसके पास में भाई या तो इसमें नेगेटिव ही नेगेटिव पोल होंगे, नेगेटिव। अब तुम्हारे पास में ये क्या है, ये आयन है भैया। कौन है, आयन। तो ये पॉजिटिव। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये जो आयन है ना, ये इसको क्या करेंगे, आयन इसको भैया
डेट मीन्स यहाँ पर समझना, यहाँ जो पोल का जनरेशन होगा भैया नेगेटिव और पॉजिटिव का, नेगेटिव के और पॉजिटिव के बीच में। एक सेकेंड, ये तो तुम्हारे पास में, सॉरी, ये तो Na+ है ही। यहाँ मान लीजिए ये क्या आ गया, जैसे तुम्हारे पास में नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव 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 प्लस, और ये क्या भैया तुम्हारे पास में Na+। फिर हुआ क्या, एक्चुअलिटी में इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और साथ में कौन है यहाँ पर Na पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो ये अट्रैक्शन होगा ना, यहाँ पर जो अट्रैक्शन मिलेगा आप लोगों को, इसको तो इसको यूँ भी करा सकते हैं इसको, एक सेकेंड, इतना करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव ये जो अट्रैक्शन बना लीजिए। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन करना डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लिखना है इसमें बॉन्डिंग बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं के मध्य उपस्थित बंध, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं के मध्य उपस्थित बंध। और इसके एग्जाम्पल मेंशन कर लेना आप लोग, एग्जाम्पल मेंशन कर लेना भाई। एग्जाम्पल HCl और H2, HCl और H2, ये सॉरी HCl और Cl2, कॉमा HF एंड HCO2, कॉमा HF एंड O2, इनके बीच में जो बॉन्डिंग मिलेगी वो इस टाइप की बॉन्डिंग मिलेगी। नेक्स्ट मेंशन करना आप लोग लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, और उसमें लिखना बॉन्ड इन बिटवीन टू आइडेंटिकल, bond in between two identical non-polar homodiatomic molecule, non-polar homodiatomic molecule, non-polar homodiatomic molecule। और यहाँ पर लिख लेना N2 और O2, N2 O2 F2Cl2 Br2, इनके बीच में जो बॉन्डिंग मिलेगी वो है लंदन फोर्स। इसी के साथ में तुम्हारे पास में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो एक टॉपिक तो आप लोगों को पढ़ा हुआ है, यहाँ मेंशन है, और वो कौन है, सोल्यूबिलिटी, ये सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी। इस यूनिट में एक टॉपिक मेंशन है हाइड्रेशन एनर्जी,
हाइड्रेशन एनर्जी। ये तो कंप्लीट आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया किसके अंदर, यूनिट 3 के अंदर कंप्लीट पढ़ा रखा हाइड्रेशन एनर्जी को, तो उसके ऊपर तो क्या चर्चा करूँ मैं। एक टॉपिक और है तुम्हारे पास में यहाँ, सोल्युबिलिटी, ये मेंशन कर लीजिए। हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी को। किसकी बात करेंगे, सोल्युबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सोल्युबिलिटी। मेंशन कीजिए सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी विलेयता। एक सेकेंड भाई, सोल्युबिलिटी। एक बार भाई देखना पड़ता है सब कुछ, क्या चीज़ छोड़ तो नहीं गई। लिखिए इसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, व्हेन ए आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन सॉल्वेंट, व्हेन ए आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन सॉल्वेंट, व्हेन ए आयनिक कंपाउंड dissolve in solvent, dissolve in solvent, when a ionic compound dissolve in solvent, then dissociate into cation and anion, into cation and anion, called solubility of ionic compound, called solubility of ionic compound, called solubility of ionic compound, solubility of ionic compound। लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जब एक आयनिक यौगिक को या जब आयनिक यौगिकों को विलायक में घोला जाता है तो ये धनायन व ऋणायन में अपघटित हो जाते हैं, धनायन व ऋणायन में अपघटित हो जाते हैं। इसे आयनिक यौगिकों की विलेयता कहते हैं, इसे आयनिक यौगिकों की विलेयता कहते हैं, इसे आयनिक यौगिकों की विलेयता कहते हैं। ऐसे डिजोल्व हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा भैया वो। नेक्स्ट मेंशन करना, किसी विलाय के आयनिक आवेश को उदासीन कर सकने की क्षमता का माप उसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है। किसी दारू के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, किसी दारू के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, उसमें आयनिक पदार्थों को विलय करने की उतनी ही अधिक क्षमता होगी,
मेंशन करना द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट, द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज द आयनिक चार्ज, the ionic charge is determined by dielectric constant, so the more the value of dielectric constant for a solvent, more will be its dissolving power. वाटर हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो होती है 80, मेंशन कर लेना भैया 80। अब मेंशन कीजिए solubility of alkali and alkaline earth metal in water, solubility of alkali and alkaline earth metal in water। अब देखना भैया solubility, देखो सोलिबिलिटी के लिए आप क्या देखोगे कि तुम्हारे पास में कि कैटाइन वेरी कर रहा है, मतलब कैटाइन वेरी कर रहा है कि आप देखोगे एनाइन वेरी कर रहा है, आप देखोगे धनाइन वेरी कर रहा है कि ऋणाइन। अब यहाँ पर भी क्या देखोगे, बात को समझना, इससे फिर मैं देख लूँगा यहाँ से। कैटाइन में आप देखोगे कि एल्कली मेटल वेरी कर रहा है, एल्कली मेटल है क्या, यस है ना। या आप क्या देखोगे एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो, धनायन, धनायन वेरी कर रहा है, ये क्षारीय धातु, क्षारीय मर्द धातु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर साइज ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेज, साइज ऑफ एल्कली मेटल increases, size of alkali metal increases, size of alkali metal increases, solubility increases। इस कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आए तो आपको करना होगा, क्षारीय धातु का आकार बढ़ने पर, यानी कि क्षारीय धातु का आकार, इस साइन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, तो विलेयता भी क्या होगी इसकी, बढ़ेगी। यहाँ पर क्या बोलूँगा, साइज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेज, साइज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेज, यानी कि क्षारीय मर्दा धातुओं का आकार बढ़ने पर आकार यदि इंक्रीज होगा तो तुम्हारे पास में सोल्युबिलिटी ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, तो ये बनाओ एक बार इसको।
बना लिया यहाँ तक। अब देखना यहाँ पर एनाइन वेरी कर रहा है तो आप क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो फर्स्ट, देखो एल्कली मेटल को क्या बोल सकता हूँ मैं, फर्स्ट ए, कि वो एनाइन जो वेरी कर रहा है वो फर्स्ट ए एंड सेकंड ए के साथ में है या वो ट्रांजिशन मेटल के साथ में, ट्रांजिशन मेटल के साथ में, ठीक है ना, संक्रमण धातु के साथ में। हमारी बात समझ, इसमें भी वही केस होगा, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेज, यहाँ पर क्या बोलेंगे, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेज, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेज, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज। ऋण आयनों का आकार, आकार इंक्रीज होने पर विलेयता क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पर क्या होगा, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वापिस लिख लो, ऋण आयनों का आकार इंक्रीज होने पर विलेयता क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, पहले तो इसको बना लो एक बार। चले भैया, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ मैं आपको, मिटा दो भाई। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपन, यहाँ तक एक बार बना लो, वीडियो को पॉज कर लो और बना लीजिए आप लोग। एक सेकेंड भाई, आप लोगों को उधर की चीज़ नहीं दिखी होगी थोड़ी सी, अब दिख गई होगी, बना लो। बना लीजिए। चले अपन इस पे करें क्वेश्चन, देखो भाई। चलो भैया, पहला क्वेश्चन हमने लिया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया भाई, कैटाइन को वेरी करवाता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया LiCl NaCl KCl RbCl और CgMCl। आप क्या देखोगे, यहाँ पर सब में Cl सेम है, लेकिन कैटाइन वेरी कर रहा है, और कैटाइन भी कौन है, फर्स्ट A। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इस केस के अंदर क्या बोलेंगे, यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा, हम क्या बोलेंगे कि साइज इंक्रीज होने पर सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ सोलिबिलिटी का ऑर्डर जो होगा, इसमें एल्कली मेटल में साइज इंक्रीज होने पर सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, सीजियम क्लोराइड की,
फिर किसकी ज़्यादा होगी, RbCl की, फिर KCl की, फिर NaCl की और फिर LiCl की। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा इसके लिए। बात समझ में आ गई होगी, गले उतर रही होगी बात, बना लो एक बार इसको। ऐसे मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा आपको, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चले मन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखना 4-5 क्वेश्चन सोल्व करोगे तब सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। भाई यहाँ पर हमने मेंशन किया LiCl, Cl 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 और यहाँ पर भी Cl। तो इसके अंदर ऑर्डर अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ले लें ये अपन, ये क्या BeCl2, आए बात समझ। और इसके लिए अपन ऑर्डर बनाएंगे तो आप लोगों को पता है इधर जाने पर भी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, तो यहाँ सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही तो बोला है कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ तो ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ जो ऑर्डर होगा कि BeCl2, मतलब ये जो ऑर्डर होगा, बात उस माना मैं यही बनाता चलता हूँ, इसके अंदर जो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा, डिक्रीज। है बात सर, इसमें जो ऑर्डर है ये है भाई। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप देखते चलना है। है बात समझ, मैंने कहीं नहीं लिखा है कि इंक्रीजिंग बनाना है कि डिक्रीजिंग बताना है। मेरे को तो जो दिख रहा है भाई कि उसकी ज़्यादा है तो उसकी मैंने ज़्यादा कर दी, इसकी ज़्यादा तो इसकी ज़्यादा कर दी। थर्ड एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा आ जाए तब भी डरना नहीं। ठीक है ना। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, इधर भी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होगी तो इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। और यही सीन किस में हो, इसमें हो। तो यहाँ पर साइज इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। बनाइए आप लोग पहले तो। ये ऑर्डर बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इससे आपको इधर वाले क्वेश्चन तो सारे समझ में आ गए होंगे भाई। 4 क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी तो आई होगी मेरे हिसाब से। तो इसको बनाइए।